नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक का सेकंड पार्ट, फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। ये फोर्थ चैप्टर है और आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए हम आखिर इस पार्ट में पढ़ने के वाले हैं। तो इस पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एनेज ग्रेटिट्यूड एंड रिमेम्बरेंस, कि जो एने फ्रैंक है वो कोई क्या दिखा रही हैं, आभार जता रही हैं। किसको आभार जता रही हैं, ये जब आप स्टोरी पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा। और रिमेम्बरेंस यानी कि किसी को याद कर रही हैं। तो किसको याद कर रही हैं, किसके बारे में लिख रही हैं, ये सब हमें पार्ट शुरू करने के बाद पता चलेगा। अब समझते हैं कि आखिर हम इस पार्ट को पढ़ने के बाद कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे। तो देखिए हम सीखेंगे फैमिली वैल्यूज के बारे में, कि आपकी जो फैमिली होती है स्टूडेंट्स, ये आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। और फिर हम समझेंगे एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, कि सराहना कर रही हैं वो, किसकी सराहना कर रही हैं। जब आपकी फैमिली वैल्यूज अच्छी होती हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए क्या प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। यही सब हम इस पार्ट में सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. Since अब वो कह रही हैं, वो अपनी डायरी में लिख रही हैं और कह रही हैं कि कोई भी एक भी शब्द नहीं समझेगा मेरी कहानियों का जो मैं इस किटी में लिख रही हूँ। किटी कौन है, याद कीजिए। किटी उनकी जो डायरी है वो उसका नाम है। कौन है किटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। किटी कौन है बच्चों, उनकी डायरी का उन्होंने नाम रखा है। और क्यों रखा है, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं था, सच्चा फ्रेंड नहीं था, वो किसी से ज्यादा घुल मिल नहीं पा रही थी, इसीलिए उन्होंने डायरी को यानी कि किटी को अपना फ्रेंड मान लिया था। तो वह कह रही हैं कि कोई भी, क्योंकि मेरी कहानियों का एक भी शब्द नहीं समझ पाएगा जो मैं इस किटी में लिख रही हूँ। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, फिर भी अगर मुझे अचानक से किसी विषय पर लिखना पड़ा, प्लंज यानी होता है सीधे किसी विषय के बारे में लिखना। क्या होता है, सीधे किसी विषय के बारे में लिखना या उस पर आना। तो वो कह रही हैं कि हालांकि कोई मेरी कहानी का एक भी शब्द नहीं समझेगा जो मैं किटी में लिख रही हूँ, फिर भी अगर मुझे सीधे ही कुछ लिखना पड़ा, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो मैं क्या करूंगी, एक छोटा सा स्केच प्रकट करूंगी। किसका, अपने जीवन के बारे में। यानी कि वैसे तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर मुझे सीधे ही किसी विषय के बारे में लिखना हो तो मैं थोड़ा सा विषय किसके बारे में लिखूंगी, अपने जीवन के बारे में लिखूंगी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जो कि मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी कि उनको अपनी लाइफ के बारे में किसी से बातें शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी वो कह रही हैं कि अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं अपनी लाइफ के बारे में एक ब्रीफ स्केच दे दूंगी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, प्लंज यानी सीधे विषय पर आना। आगे देखिए, अब वो सबसे पहले किसके बारे में बता रही हैं, अपने फादर के बारे में बता रही हैं। हमने पढ़ा कि वो किसके बारे में लिख रही हैं, अपनी लाइफ के बारे में लिख रही हैं। और लाइफ में कौन होते हैं, या तो आपके फ्रेंड्स के बारे में आप बताओगे या फिर अपनी फैमिली के बारे में आप बताओगे। तो वो किसके बारे में बता रही हैं, अभी अपने फादर के बारे में बता रही हैं। देखिए, माय फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। वो कह रही है मेरे पिता जो कि सबसे ज्यादा प्रिय पिता हैं जो मैंने आज तक देखे हैं। या वो कह रही हैं सभी को अपने पापा जो होते हैं वो क्या लगते हैं, बहुत ज्यादा अडोरेबल लगते हैं। अडोरेबल यानी होता है प्रिय या प्यारा। तो वो कह रही हैं कि मेरे पापा जो कि सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय पापा हैं जो मैंने आज तक देखे हैं, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। जिन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की थी जब तक वो खुद 36 साल के नहीं हो गए थे और मेरी माँ 25 साल की नहीं हो गई थी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, अडोरेबल यानी प्रिय या फिर आप प्यारा भी कह सकते हैं। अब वो अपनी सिस्टर के बारे में बता रही हैं। माय सिस्टर Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926।
वो बोल रही हैं कि मेरी बहन मार्गरेट का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रैंकफर्ट में हुआ था, जर्मनी के अंदर। कब? 1926 को। I was born on 12 जून 1929। और मेरा जन्म, मेरा यानी कि एने फ्रैंक का जन्म, खुद के बारे में बता रही हैं कि मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। I lived in Frankfurt until I was 4। और जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई, मैं कहाँ रह रही थी? मैं फ्रैंकफर्ट में ही रह रही थी। My father emigrated to Holland in 1933। और 1933 में मेरे जो पिताजी थे, एमिग्रेंट यानी होता है अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी जगह पर जाकर बस जाना। तो वो कह रही हैं कि 1933 में मेरे जो पिताजी थे उन्होंने फ्रैंकफर्ट छोड़ दिया, क्योंकि वो कहाँ रह रहे थे? पहले फ्रैंकफर्ट में रह रहे थे। तो वो इमिग्रेट हो गए, और इमिग्रेट होके कहाँ चले गए? हॉलैंड में चले गए थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। एमिग्रेंट यानी होता है अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाना। अब वो अपनी माता के बारे में बता रही हैं, अपनी मदर के बारे में बता रही हैं। माय मदर एडिथ हॉलैंड फ्रैंक वेंट with him to Holland in September। अब वो बोल रही हैं, अब वो आपको बताएंगी कि धीरे धीरे इनका पूरा परिवार किस तरीके से हॉलैंड में शिफ्ट हुआ। तो वो बोल रही हैं कि मेरी माँ हॉलैंडर फ्रैंक, तो क्या हुआ था, मेरे पिताजी के साथ ही सितंबर में हॉलैंड चली गई थी। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। और जब हमारे जो पेरेंट्स थे वो हॉलैंड चले गए थे, तो उन्होंने मुझे और मेरी बहन को कहाँ भेज दिया था? एचेन भेज दिया था, मेरी ग्रैंड मदर के पास, मेरी दादी के पास। यानी कि पहले तो उनके मदर और फादर कहाँ चले गए? हॉलैंड चले गए, और उन दोनों को यानी कि एने फ्रैंक और उनकी सिस्टर को कहाँ भेज दिया? एचेन में भेज दिया, अपनी दादी के पास में। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। और वो बता रही हैं कि उनकी जो सिस्टर थी मार्गरेट, वो कब हॉलैंड गई थी? दिसंबर के अंदर गई थी। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और मैं कब गई थी? मैं फरवरी के अंदर गई थी। यानी कि आई फॉलोड, मैंने भी उनकी कदम पे कदम रखा और पीछे पीछे फरवरी में कहाँ चली गई? हॉलैंड चली गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret। अब वो बता रही हैं कि फरवरी में जब वो हॉलैंड गई थी, तो वो किस उस पर गई थी? क्या चल रहा था उस समय? तो उस समय क्या चल रहा था? उनकी जो सिस्टर थी मार्गरेट, उनका जन्मदिन था। तो वो कह रही हैं कि जब मैं फरवरी में कहाँ चली गई थी? हॉलैंड चली गई थी। When I was plunked down, plunked यानी होता है जोर से रखना, तो मुझे एकदम जोर से रख दिया गया था एक जन्मदिन के उपहार के तौर पर मेरी बहन के लिए। यानी कि उनकी बहन का बर्थडे कब आता है? फरवरी में आता है, और तभी उन्हें हॉलैंड बुला लिया गया था, जिससे उनकी बहन जो थी उन्हें एक बर्थडे प्रेजेंट मिल गया था। क्योंकि क्या हुआ होगा? वो अपनी बहन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो गई होंगी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। प्लंक्ड यानी होता है जोर से रखना। आगे देखिए, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अब वो अपनी पढ़ाई के बारे में बता रही हैं कि सबसे पहले मैंने कहाँ पढ़ना शुरू किया था? मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ना शुरू किया था। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। और जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई, मैं वहीं पर रही थी। यानी कि 6 साल की उम्र तक मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई की थी। At which time I started in the first form। जैसे हमारे यहाँ पे क्लासेस होती हैं, हमारे यहाँ पे यूनिट सेमेस्टर होते हैं, वैसे ही उनके सेमेस्टर हैं। तो वो बता रही हैं, या क्लास मान लीजिए, कि जब मैंने वहां पर पढ़ना शुरू किया था तो मैं फर्स्ट फॉर्म तक वहीं पर पढ़ी थी। यानी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम स्कूल में एडमिशन लिया, तो मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में ही एडमिशन लिया था, और जब तक मैं फर्स्ट फॉर्म में नहीं आ गई तब तक मैं वहीं पर पढ़ रही थी। इन द 6th फॉर्म माय टीचर वाज मिसेस कूपरस द हेड मिस्ट्रेस। वो कह रही हैं कि जब मैं 6th फॉर्म में थी तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, यानी कि आप प्रिंसिपल मान लीजिए, जो मेरी टीचर भी थी, उनका नाम क्या था? मिसेस कूपरस था।
At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. वो कह रही हैं कि वो अपनी जो टीचर थी उनके बहुत ही ज्यादा करीब थी और वो बता रही हैं, वो लिख रही हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर, कि साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों ही आंसुओं में थे। कौन दोनों? मैं और मेरी टीचर। यानी कि वो बोल रही हैं कि साल के अंत में हम दोनों ही आंसुओं में थे, हम दोनों ही रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? एज वी सैड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हमने एक बहुत ही दिल दुखने वाला क्या किया था, एक दूसरे को अलविदा कहा था, एक फेयरवेल दिया था। यानी कि वो स्कूल छोड़कर जा रही थी और वो अपने टीचर के बहुत ही ज्यादा करीब थी, तो जब वो अलविदा कह रही थी, उनका फेयरवेल था, तब वो और उनकी टीचर, एने फ्रैंक और उनकी टीचर आंसुओं में थे और बहुत ही मुश्किल से एक दूसरे को क्या कह रहे थे, गुड बाय कह रहे थे। In the summer of 1941, grandma fell in. वो बता रही हैं कि समर में, गर्मियों के समय, कब? गर्मियों के 1941 में, गर्मियों के समय जो मेरी ग्रैंडमा थी वह थोड़ी बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनको ऑपरेशन के लिए भी जाना पड़ा। यानी कि उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई थी और उन्हें ऑपरेशन के लिए भी जाना पड़ा। So my birthday passed with little celebration. इसी कारण से, क्योंकि जब घर में कोई बीमार होता है, कोई बुरी सिचुएशन आ जाती है, तो क्या ज्यादा सेलिब्रेशन किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो इसी प्रकार से, क्योंकि उनकी जो ग्रैंडमा थी वो बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो बता रही हैं कि मेरा जो जन्मदिन था वो थोड़े से सेलिब्रेशन के साथ ही समाप्त हो गया था। यानी कि उस दिन पर ज्यादा बड़ी पार्टी नहीं की गई थी, थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया गया और ऐसे ही जो मेरा जन्मदिन था वो निकल गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और अब वो बता रही हैं कि उनकी ग्रैंडमा की डेथ कब हो गई थी? जनवरी 1942 में हो गई थी। No one knows how often I think of her and still love her. और वो कह रही हैं कि कोई नहीं जानता, नो वन नोज, कि कोई नहीं जानता कि अभी भी, अक्सर, ऑफन यानी क्या होता है? अक्सर, कि कोई नहीं जानता कितना अक्सर मैं उनके बारे में सोचती हूँ। यानी कि कोई नहीं जानता कि कितना अक्सर, कितना जल्दी जल्दी हर बार मैं अपनी ग्रैंडमा के बारे में सोचती हूँ और उनसे अभी भी प्यार करती हूँ। यानी कि मैं उन्हें याद करती रहती हूँ और उनसे अभी भी प्यार करती हूँ, ये कोई नहीं जानता है। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. अब याद कीजिए 1942 में क्या हुआ था, उनकी जो ग्रैंडमा थी उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो वो बोल रही हैं दिस बर्थडे, ये जो बर्थडे था मेरा, ये जो जन्मदिन था मेरा 1942 के अंदर, ये किसके लिए उद्देशित था? इंटेंडेड यानी होता है उद्देशित, तो ये किस चीज के लिए उद्देशित था? टू मेक अप फॉर दी अदर, कि पहले वाला याद है, पहले जो उनकी, जब एने फ्रैंक का जन्मदिन था तब उनकी ग्रैंडमा बीमार पड़ गई थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, इसी कारण से ज्यादा सेलिब्रेशन वो लोग नहीं कर पाए थे। तो वो कह रही हैं कि जो अगला वाला मेरा बर्थडे था 1942 में, ये इसके लिए उद्देशित था ताकि जो मेरा पिछला जन्मदिन निकला है उसको थोड़ा सा मेकअप कर दिया जाए, यानी कि उसको थोड़ा सा अच्छा बना दिया जाए। यानी कि पहले जो चीज थोड़ी अच्छे से नहीं हो पाई थी उसकी पूर्ति कर दी जाए। एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और ग्रैंडमा की जो मोमबत्ती थी वो भी उसके साथ ही जल रही थी। यानी कि उनके केक के साथ ही, जब उनका बर्थडे था उसी टाइम क्या हुआ था, उनकी ग्रैंडमा की भी डेथ हुई थी। तो वो कह रही हैं कि मेरे बर्थडे के समय ही जो ग्रैंडमा थी उनके लिए भी एक मोमबत्ती जला दी गई थी। इससे क्या हो रहा था, सब उनको भी याद कर रहे थे। The four of us are still doing well. जो हम 4 लोग हैं वो अभी भी अच्छा कर रहे हैं। The four of us are doing well, still doing well. वो कह रही हैं कि हम जो 4 लोग हैं वो अभी भी अच्छा कर रहे हैं। 4 कौन है? उनके पेरेंट्स, उनके मदर और फादर, उनकी सिस्टर और वो खुद, कि हम 4 अभी भी क्या हैं, अच्छा कर रहे हैं, यानी कि अभी भी
खुश हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और ये चीज मुझे आज के दिन पर ले आती है, और आज तारीख कितनी है, 20 जून है, 1942 का समय है, यानी कि आज के दिन पे वो अपनी डायरी लिख रही हैं और डायरी में अपने पुराने दिनों के बारे में लिख रही थी, उनको याद कर रही थी। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और ये मेरा क्या है, एक गंभीर और पवित्र समर्पण है मेरी डायरी के लिए। कैसे है समर्पण, कि कभी भी वो अपनी लाइफ के बारे में बात नहीं करती थी, लेकिन आज तो उन्होंने अपनी डायरी के अंदर क्या कर दिया है, अपनी लाइफ के बारे में लिख दिया है, उसके बारे में बता दिया है। तो वो कह रही हैं कि आज का ये जो दिन है 20 जन 1942 का, ये सिर्फ गंभीर, या फिर आप कह सकते हैं गंभीर की जगह सोलन को आप क्या कह सकते हैं, पवित्र भी कह सकते हैं, कि ये सोलन और गंभीर और पवित्र डेडिकेशन है, समर्पण है मेरी डायरी के लिए। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, इंटेंडेड यानी उद्देशित, सोलम यानी कि गंभीर या पवित्र। ठीक है, अब समझते हैं कि हमने इस पार्ट से क्या सीखा। तो क्या सीखा स्टूडेंट्स, कि आपको चाहे कितनी भी मुश्किल समय क्यों ना हो, कितनी भी हार्ड सिचुएशंस क्यों ना हो, हार्डशिप्स क्यों ना हो, आपको उनके अंदर खुशी और सुख ढूंढना आना चाहिए। डिराइव हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट इन हार्डशिप्स। क्या सीखा हमने, कि एने फ्रैंक भी क्या कर रही हैं, बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रही हैं। आपको पता है जर्मनी में कैसा माहौल था, लेकिन उसके बाद भी वो चाहे अपने पुराने दिनों को ही याद करके सही खुश रहने की कोशिश कर रही हैं। तो हमने क्या सीखा, कि हार्डशिप्स के अंदर भी कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें खुश रहना आना चाहिए। अब करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन, जिनको डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर ढूंढेंगे। चलिए पहला सवाल देखिए, वेयर डिड द नरेटर लिव अंटिल द एज ऑफ 4। जो नरेटर है, नरेटर कौन है यहाँ पे, एने फ्रैंक की बात हो रही है। ठीक है, कि नरेटर जब तक 4 साल की नहीं हो गई थी, वो किस जगह रह रही थी। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ए हॉलैंड, बी फ्रैंकफर्ट, सी एचेन, डी बर्लिन। याद कीजिए, कहाँ रह रही थी वो रह रही थी फ्रैंकफर्ट में, और उसके बाद फिर वो कहाँ चली गई थी, एचेन चली गई थी। कहाँ चली गई थी, एचेन चली गई थी अपनी ग्रैंड माँ के पास, और उसके बाद फिर वो हॉलैंड गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, When was the narrator born? नरेटर जो है, एने फ्रैंक की बात हो रही है कि नरेटर का जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1941। तो याद कीजिए उनका बर्थ कब हुआ था। 1926 में किसका बर्थ हुआ था, उनकी सिस्टर का बर्थ हुआ था, मार्गरेट का बर्थ हुआ था। ठीक है, वो जन्मी थी सबसे पहले। 1929 में एने फ्रैंक का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। याद है 1929 में क्या हुआ था, एने फ्रैंक का जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।